बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ एक्सेल शो के साथ हसन बेग, और आज हमारे साथ एडिशन जो है वो है माही शेख का। तो माही कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक है, बिल्कुल ठीक वालेकुम हूँ। आप सलाम, कैसे हैं? खैरियत है। अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो। और थैंक यू दूसरा जी, ये बहुत है कि शुक्रिया। आज नाजरीन हम बुनियादी तौर पे आप लोगों के लिए जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो ये है कि आपको पता है एक जंगी माहौल चल रहा था, और शुक्र है जंगी माहौल ख़त्म हुआ और पाकिस्तान जो है वो खुश भी है, पाकिस्तानी भी खुश हैं, और उसके साथ जो है ना एक अमन की फ़िज़ा कायम हुई है। फॉर द टाइम बीइंग तो यही है, इंशाल्लाह ये अमन रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान का एक अपर हैंड रहा है सारे उसमें, और आप लोगों ने उस अपर हैंड का एक मुजाहरा कल भी देख लिया। हमारी काबीना ने फैसला किया कि हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को चीफ़ मार्शल बनाया जाए। तो वो इस लिहाज से एक बड़ी अच्छी एक यानी एलिवेशन है कि सिपा सालार को जो है ना अगली तरक्की दे दी गई, और ये सिंबॉलिक डेफिनेटली ज़्यादा है। और अब वो माशाल्लाह वो फील्ड मार्शल जो होते हैं, आपको पता है अयूब ख़ान थे पहले, और अब हमारे दूसरे जनरल हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, जो ये बन गए हैं, और ये एक बड़ी खुशआइंद बात है। और आज हमने टॉपिक ये चुना था आप लोगों के लिए कि अमन के लिए जंग की तैयारी बहुत ज़रूरी होती है, और क्यों ज़रूरी होती है इसी पे हम बात करेंगे। क्यों माही, ये अमन के लिए जो है ना तो जंग की तैयारी ज़रूरी है, ताकि थोड़ा सा किसी को जो है ना बैलेंस ऑफ टेरर होना चाहिए, तो फिर जाके अमन कायम होता है। अदरवाइज़ जंगें शुरू हो जाती हैं। आपको पता है जैसे मिडिल ईस्ट में क्या हुआ, अमेरिका आया और उसने सबको रौंद दिया, और वो जो है ना वो चूँकि जंग की तैयारी उस तरह उनकी थी नहीं। और जंग की तैयारी जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं कि आप ओवरऑल कितने डेवलप्ड हैं, आप कितने ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। जब तक ये तरक्की आप नहीं करेंगे, इल्म हासिल नहीं करेंगे, और इल्म से मुराद जो है ना आजकल का जो इल्म है वो साइंटिफिक है, और ज़ाहिर है टेक्नोलॉजिकल दौर चल रहा है, उसमें डिजिटलाइज हो गई हैं जी चीज़ें। बिल्कुल। आपका अपना ताल्लुक भी ज़ाहिर है आजकल तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ है, तो आप खुद जानती हैं कि ये साइबर क्राइम से लेकर हर चीज़ जो है उसमें काउंट हो रही है। मेरा ख्याल है कि अब ये पाकिस्तान ने ये जो रिसेंटली अभी अमन की फ़िज़ा कायम हुई है, उसमें भी बैलेंस ऑफ टेरर था, जंग के लिए पाकिस्तान तैयार था, तो इसीलिए ये अमन की भी चीज़ें आई हैं, वरना तो शायद जंग हो रही होती और हमारा जो है ना वो खुदा ना खास्ता ये जो है कोई खून बह रहा होता, तो उससे हम बच गए इसलिए कि हम तैयार थे। अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो जैसे आपने बात स्टार्ट की कि स्टार्स बढ़ गए हैं फील्ड मार्शल के, तो उन्हें तो हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अच्छा, दूसरा आपने बात की अमन की। अमन बहुत ज़रूरी है। जंग की तैयारी इसलिए ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए कि खुदा ना खास्ता आपके साथ वो सलूक ना हो जो कि अल्लाह माफ़ करे हम अभी फ़लस्तीन के साथ देख रहे हैं और बाकी लोगों के, और क्योंकि पाकिस्तान शुरू से जो है वो हरीफ रहा है इंडिया का, तो जहाँ पे भी और जब भी हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ हो, इंडिया हमेशा से मुसल्लत करने की कोशिश करता है। एक तो उनके यहाँ प्रोपोगेंडा बहुत ज़्यादा है कि हकीकत को दिखाए बगैर इस जंग में तो ऐसा प्रोपेगेंडा हुआ, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं इनका मीडिया कर क्या रहा था। आप भी मीडिया से, आप भी मीडिया से हैं, लेकिन इनका मीडिया तो कोई मीडिया लग ही नहीं रहा था। इनके मीडिया ने ऐसा ऐसा प्रोपोगेंडा किया, छोड़ें, आपको आज तक पता है कि लाहौर में बंदरगाह थी, हमें आज तक बंदरगाह है, और लाहौर पहले इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं, और इस्लामाबाद फतह हो गया, अब लाहौर फतह कर रहे हैं, यानी जैसे किसी चीज का कोई पता ना हो। हाँ, इसके बाद कराची की भी बारी थी, और कराची में भी जो है हमला हो गया, और आधा कराची जो है उन्होंने फतह कर लिया था। वो तो फिर हम बाद में जागे कि अच्छा ये भी था। हमें आज तक नहीं पता कि और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रही, जिसपे हमारे मिनिस्टर्स ने भी बार बार आके कहा कि अवाम जो है वो बहुत शाना बशाना खड़ी रही हमारी आर्म फोर्सेस के साथ और हमारे जो है पॉलिटिशियंस के साथ। इसमें जो मीम्स बनी वो तो एक तरफ रही, मीम्स के साथ बहुत सारे हम देखें तो हमारा जो मीडिया है उसका बहुत पॉजिटिव रोल रहा। मीडिया ने बहुत एक्यूरेसी के साथ जो है वो खबरें पहुंचाई। इस बार जो है ना ये जो जंग का माहौल बना हुआ था, अनलेस अनटिल के ये वाकयातन कोई एक जंग शुरू हो गई, उससे पहले पाकिस्तानी को इतना सीरियस भी नहीं ले रहे थे इस बात को, क्योंकि पाकिस्तानी ये समझते थे, एक तो वो मीम्स भी नहीं खत्म हो रहे थे, मुख्तलिफ किस्म के मीम्स बन रहे थे, और यही कहा जा रहा था कि शायद ये मोदी की जो हमेशा की तरह
बातें होंगी और ये जंग नहीं होगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस दिन ये हो रहा था तो हम बहुत सुकून से अपने घरों में सो रहे थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक वार थी, ये एक टेक्नोलॉजी की वार थी, क्योंकि उसकी वजह यह है, आपको पता है हमारे बॉर्डर से जो है जहाज़ जो है, जंगी जहाज़ एक दूसरे की मुल्क में नहीं गए, ना उनका कोई जहाज़ इधर आया है ना हमारा गया है। ये मिसाइल्स की, ड्रोन्स की, और जैसे हमने S-400 उनका डिसफंक्शनल कर दिया, जिस तरीके से हमने उनके रफ़ाइल मारे, और वो जो यानी PL-15 था जो हमारा J-10C के साथ है, जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है बेसिकली, तो हमने देखिए चाइना से टेक्नोलॉजी खरीदने की वजह भी यही थी कि इंडिया ने राफेल्स खरीद लिए थे, और वो राफेल खरीद लिए थे तो हमें एक स्टेप, क्योंकि हमेशा उनसे आगे रहना है, तो इसलिए हमने जो है वो अपने मुख्तलिफ किस्म के तैयारे खरीदे, जिसमें J-10C था, जिसकी भी आपने बात की। सही कह रही हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता है हमारे साथ एक मसला हुआ। हम जब अमेरिका के इलाई थे तो उस वक्त हमें F-16 मिला करते थे। अब हुआ ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब 1990 में ये वार जो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट अफगान वार पहली ख़त्म हुई थी, उसके बाद हम एबंडन हो गए थे। और एबंडन होने का मतलब ये है कि अमेरिका वैसे हमें वो जो है ना वैसे छोड़ के चला गया, उसने F-16 देने बंद कर दिए, पुर्जे देने बंद कर दिए। नतीजा ये निकला कि हमारा जो डिफेंस का टोटल इक्विपमेंट था, जो हमारा वो सारा जो है हमारा रिलायंस फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना की तरफ चली गई, जिसके लिए JF-17 हमने इधर कामरा में बना रहे हैं, आपको पता है, और J-10C जो है वो कर रहे हैं, और उसके साथ वाबस्ता PL-15 जो मिसाइल हैं। बहरहाल ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने बड़ी अच्छी तैयारी की, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, उसमें जो सबसे अच्छी और पॉजिटिव बात ये रही कि एयरफोर्स ने आके ऐसे ऐसे चीज़ों से हमें मुतारिफ कराया जिनके बारे में हमें नहीं पता था। एग्जैक्टली मतलब बहुत ओपनली DGISPR को अगर हम देखें तो वो बहुत ओपनली बार बार, इनफैक्ट रात के 3 बजे भी, जिस दिन इस्लामाबाद में थोड़ा सा इशू हुआ, रात के 2:30 बजे 3 बजे वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते रहे और वो आवाम को आगाह करते रहे कि बेसिकली इशू क्या चल रहा है और क्या है और क्या नहीं। इसी तरह से हमने देखा कि हमारी एयरफोर्स भी जो है वो वॉइस एयर मार्शल, जो आजकल बड़े लोगों के जो है आंख का तारा बने हुए हैं, जी, वो बड़ा काम किया है उन्होंने, सच्ची बात। एग्जैक्टली वो उन्होंने आके ऐसी ऐसी चीज़ों से मुतारिफ कराया कि मेरे जैसे, मैं अपने सबसे पहले अपनी बात इसलिए करूँगी कि मेरे जैसे आम लोग जिन्हें बहुत सारी टर्म्स नहीं पता थी क्या होती हैं, मैंने तो एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ों के लिए गूगल किया, ये क्या है ये नहीं, वो तो करना पड़ता है ज़ाहिर है, वो क्योंकि नॉलेज बेस्ड जो है ना, नॉलेज बेस्ड चीज़ें थी जो हमें नहीं पता थी, और हमने उसके लिए जाकर गूगल किया कि बेसिक, उससे ये हुआ कि अवेयरनेस अवाम में ज़्यादा आ गई। अब हमें आम आवाम को भी एग्जैक्टली इस टाइम पता है कि हमारे पास कौन से वेपन्स हैं, हमारे पास कौन से एयरक्राफ्ट है और हमारे पास क्या कुछ मौजूद है। नहीं, सच्ची बात है। इससे पहले अगर मेरे जैसे बंदे से भी कोई पूछता कि ये J-10C जो है ना ये क्या है, तो मुझे सिर्फ थोड़ा सा अंदाजा, PL-15 का तो पता ही नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये सारी चीज़ों का पता चल गया, इन टर्मिनोलॉजीज़ का भी पता चल गया। लेकिन असल में माही बात ये है कि नाजरीन के लिए देखें, जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। हकीकत बात यह है कि जंग, वो क्या कहा था उसने शायर ने, कि जंग तो खुद एक मसला है, जंग मसलों का हल क्या देगी, ठीक है ना, खाक और खून आज बख्शेगी, भूख और अफलास कर लेगी, इसलिए शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है। तो बात यह है कि जंग जो है, लेकिन जंग को टालने के लिए भी ज़रूरी है कि आपकी तैयारी हो, जैसे पाकिस्तान की तैयारी थी। इसके लिए जो है ना वो जुल्म रहे और अमन भी हो। देखिए ये कैसे मुमकिन वो एक वर्ड था ना कि मजबूत दिफा के लिए जंग रोकना बहुत जरूरी है। तो बार बार ये कहा जा रहा था कि जंग मुसल्लत ना की जाए तो बेहतर है, लेकिन जब आप अपने दिफा, मजबूत दिफा के लिए फिर रोकना ही तो जरूरी हो गया। हमने बड़ा काम किया। लेकिन दुनिया में होता क्या है, जो फलसफा है वो तो ये है कि अगर आपने ईद मनानी है ना तो फिर आपको रोजे रखने पड़ेंगे, आपको कुर्बानी देनी पड़ती है चीज़ों को वो करने के लिए। यानी आपको अगर गुर्बत ख़त्म करनी है तो उसके लिए मेहनत करनी है। तो मेहनत वो पार्ट है जो बुनियादी तौर पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर आपने हेल्दी रहना है तो आपको वर्जिश करनी है, मेहनत करनी है, क्योंकि रातों रात तो अब मनोसलवा नहीं होता। अब वो अमन अगर एंजॉय करना है तो फिर जंग की तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। इसलिए ये जो जितने भी अभी हमें नई चीज़ें जैसे आपने और मैंने डिस्कस की, ये बेसिकली जंग की तैयारी ही थी। कि खुदा ना खासा, जैसे हमने एक 28 में जो कि अभी एग्जैक्टली फिर आ रहा है, जब हमने 1998 की बात करें तो उस टाइम भी जब हमने एटमी ताकत बने थे, उसकी भी रीज़न यही थी कि खुदा ना खासा हमें कोई मैली आंख से ना देखे, और अगर कोई देखे तो हम पूरे तरीके से तैयार हों। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तैयार हैं। गो के मुझे आज भी याद है कि इसी
टीवी चैनल से जब मैं प्रोग्राम करती रही और हम उनको अपने टीवी शोज पे इंडियन बहुत सारे एंकर्स को बुलाते थे तो कहते थे ये दिवाली के पटाखे हैं। मेरे ख्याल में दिवाली के पटाखे काफी समझ आ गए हैं अब उन्हें कि कितने के ये दिवाली के पटाखे हैं, उनको पता चल गया है। अभी भी देखे प्रोपेगेंडा ये हो रहा है कि रफाल नहीं थे, वो ड्रोन से जिनको इन्होंने मारा है और ये खामखा वो छोड़े जो अभी तक उनकी फीमेल नहीं मिल रही पायलट गायबन जी, उनकी जो अभी तक हमें नहीं मिल रही कि वो किलर है। लास्ट टाइम तो मेरा ख्याल है हमने अभिनंदन को चाय पिलाई थी, लेकिन अभी वो शायद कहीं और बिठाई हुई होगी अगर पाकिस्तान के पास, लेकिन पाकिस्तान ने डिनाई किया। बेसिकली बात यही है ना कि ये सारी चीजें वो है जो प्रोपोगेंडा के तहत की जी बिल्कुल। ये भी एग्जैक्टली एक प्रोपोगेंडा था कि हम जो है वो शिवानी का इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं कि जी शिवानी आपके पास है और वो हमें वापस की जाए। तो ये सारे प्रोपोगेंडा इल्जाम वही जो उनके मीडिया ने बार बार हमें दिखाने की कोशिश की कि जी हम वहां पहुंच गए हैं, हमने अभी जो है इस्लामाबाद को फतह कर लिया है। और उसमें तो अल्लाह माफ करे यहाँ तक बात आ गई थी कि पता नहीं एयर मार्शल जो है वो बताऊं कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स में मैं पढ़ रहा था, बहुत सारी स्टोरियां आई हैं। अब तो वो बड़े ख्वार हो गए हैं। अभी तो उसकी जो पॉलिटिक्स है ना मोदी की, वो वहाँ पे बड़ा बैकफुट पे है। वो प्रोपेगेंडा अपना अभी भी कर रहा है, लेकिन अभी उसको पता चल गया है कि हालात क्या हैं, सिचुएशन क्या है। और मेरा ख्याल है कि दुनिया में देखें, अगर अमन का तस्वुर देखें, यहाँ पे 2 वर्ल्ड वार्स हुई हैं, 2 आलमी जंगें हुई हैं। और आलमी जंगें इसलिए हुई, थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा भी है, थर्ड का भी होता है। और वो बल्कि आपने एक ऐसी चीज़ याद दिला दी, वो कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वार का खदशा ये है कहीं पानी पे ना हो। और अभी खुदा ना खासा देखिए ये वाला मसला भी तो पानी से स्टार्ट हुआ था कि सिंतास मुआहदे को जब मुअत्तल कर दिया था तो ये बात भी पानी से ही शुरू हुई थी और आगे अल्लाह ना करे। अच्छा, वैसे मेरा एक जनरल सवाल है, वो ये कि क्या हमने कोई हिकमत अमली बना ली है इस पे, हम क्या इस पे प्रिपेयर हैं आगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली देखें, एक मसला आज आ गया है, उस मसले को हल करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत डेफिनेटली सोच रही है। उसके मुख्तलिफ वेज़ एंड मीन्स हो सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि ये जो स्टैंड ऑफ ख़त्म हुआ है, अब आहिस्ता आहिस्ता फ़ौजें अपनी पुरानी अमन की पोजीशन पे जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक चीज़ जिस पे इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि हमारे बाईलेटरल यानी आपस में ही मज़ाकरात हों, सालिस ना आए। और हमारी कोशिश ये है कि वहाँ सालिस बैठे, इसलिए कि सालिस के बगैर जो है ना तो इंडिया मानेगा नहीं। तो और सालिस जो है ना बड़ा तगड़ा है। आपको पता है कि इस बार सालिसी जो है वो अपने हाथ में ले ली है अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और अच्छा, आप देख रहे हैं कि ट्रंप का जब से टेन्योर शुरू हुआ है, जब से ट्रंप आया, वो मुख्तलिफ जंगों रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो अमन का दाई है। यूक्रेन और रशिया की बात भी अगर हम कर लें, उसमें आप ये बात भी कर लें पाकिस्तान इंडिया की, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी जंगें हैं उनको रोका जाए। और इसी तरह अगर ये सालिसी का रोल पाकिस्तान इंडिया में, और उसने एक बड़ी खूबसूरत बयान दिया था कश्मीर के हवाले से कि इसके मसले को भी हल होना चाहिए। अगर ये सब चीजें इसी तरह से, कश्मीर का मसला एक लिहाज से इंटरनेशनलाइज भी कर दिया उसने, क्योंकि बड़े अरसे से आपको पता है ये मसला जो है ना इंडिया दबा के बैठा हुआ है। उसने वो जो खसूसी हैसियत थी कश्मीर की, आर्टिकल 370 ऑफ दियर कॉन्स्टिट्यूशन और 35A ऑफ दियर कॉन्स्टिट्यूशन, वो ख़त्म कर दिया था 2019 में 1900। तो वो बात यह है कि वो सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद अब वो बात नहीं करना चाहता, वो बाईलेटरल बात करना चाहता है। अभी भी उनकी फ़ॉरेन सेक्रेटरी को मैं सुन रहा था, फ़ॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि जी देखिए ये जो सीज़ फायर हुआ है ये हमने आपस में किया है और हमने आपस में ही बातचीत करनी है। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो अमेरिकन रोल को ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट का अगर कोई नुमाइंदा यानी उनका फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर कोई बैठता है या कोई और नुमाइंदा बैठता है, तो इसका मतलब ये है कि फिर कोई चीज़ें चार जो है ना जितने वो अनरीजनेबल हैं इंडियन, तो उनको माननी पड़ेंगी। अब वो आपस में जो है ना वो इधर उधर करते हैं, वो इसीलिए चाहते हैं कि सालसी ना आए ताकि हमें ये सारी चीज़ें जो है वो एक पेज पे हमें बैठना ना पड़े। ये एक अभी लास्ट में एक खबर पड़ी थी, शायद आपकी नज़र से गुजरी होगी, कि इंडिया को जो है वो क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया मैंगो सबसे ज़्यादा बनाता है, उसको इस पे भी ठीक ठाक किस्म का धचका लगा। हाँ जी, वो मैंगो पे भी हाँ डेफिनेटली वो बड़ा बेहतर, लेकिन वापस कर दिए गए हैं, बेसिकली वापस भिजवा दिए गए हैं। तो उसकी रीज़न यही थी कि ये जो जंग हुई थी उसके पीछे भाई वो जो बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि पाकिस्तान के पास क्या हिकमत अमली है कि ये जो पानी का मसला हेड एंड अबियंस कर दिया है उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को, जो सस्पेंड कर दिया है। और उसके बाद खबरें ये आ रही हैं कि वो हमारे दरियाए चनाब पे जो है ना वो कोई 2 नहरें निकाल रहे हैं या डाइवर्ट कर रहे हैं पानी को। ये बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो आपको पता है ज़रई मुल्क है, बुनियादी तौर पे एग्रीकल्चरिस्ट है हम, और हमारी कोई 60% आबादी जो है ना उसका टोटल यानी इन्हसार जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज़राअत पे है। और आपको पता है 45% ऑफ आवर लेबर इज़ एम्प्लॉयड
इन दिस सेक्टर, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है ना 45% जो लोग हैं वो उसी से खाते पीते हैं। और आपको पता है यहाँ पे कोई भी क्राइसिस आ जाए तो पाकिस्तानी फिर भी किसी न किसी हाल में खुश रहते हैं। उसकी भी बुनियादी रीज़न यही है कि हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, हमें खाने पीने को कुछ ना कुछ मिलता रहता है, ठीक है, वो गुर्बत के बावजूद। हालांकि पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन भी बहुत सारा तबका है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मसले को 2-3 लेवल्स पे मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उठा रही है। नंबर 1 ये है कि इसका जो जामिन है वो वर्ल्ड बैंक है, ये इंडस वाटर ट्रीटी का, तो एक तो उसको अप्रोच किया जा रहा है, ऑलरेडी पाकिस्तान कर रहा है। दूसरा ये है कि यूएन की अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसल है, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, उसको हम अप्रोच कर रहे हैं कि ये जो एक तरफा तौर पे वो है वो ये कर नहीं सकता, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है बांगा, वो बेसिकली बुनियादी तौर पे इंडियन उसने कहा कि इस मुआहदे में कोई ऐसी शिक नहीं है जिसके मुताबिक ये सस्पेंड हो सके। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि उसमें कोई शक ही नहीं पाई जाती, उसके बावजूद जो है ना ये हो गया है। और लेकिन अब इसको कैसे टैकल करना है, और आखिरी हद आपको पता है जो हमारा आज का टॉपिक है, अमन के लिए जंग की तैयारी ज़रूरी होती है। अगर खुदा न खास्ता इंडिया को कंफर्म होना चाहिए कि जैसे ख्वाजा आसिफ ने, हमारे दिफा के मिनिस्टर ने कहा कि अगर खुदा न खास्ता इन्होंने इस तरह की कोई हरकत अल्टीमेटली की तो फिर हम इनके डैम्स जो हैं वो अपने मिसाइलों से हिट करेंगे। तो इसका लेकिन मतलब मेरा ख्याल है वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि अच्छा खासा जो है वो इंडिया को जवाब मिल गया है। उम्मीद की जानी चाहिए। हाँ, उम्मीद तो पूरी है कि इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो उन्हें कह लेना कि पूरी आलमी दुनिया के सामने राफेल की वजह से ही एक शर्मिंदगी उठानी पड़ी, फिर मोदी को एग्जैक्टली उसके अपने जो मुल्क में शर्मिंदगी उठानी पड़ी है वो एक अलग है। आपने देखा है कि जो इससे पहले तक हिट होने से, उनके राफेल हिट होने के बाद और हमारा जो आखिरी रिप्लाई था उससे पहले तक आप देख रहे थे कि जो मीडिया हमारे अगेंस्ट प्रोपोगेंडा कर रहा था, मुख्तलिफ बातें कर रहा था, वही बाद में बहुत एकदम से, जैसे हम कहते हैं ना, यू टर्न टाइप चीज़ उन्होंने ली और आकर उन्होंने माफिया मांगना शुरू कर दी। एग्जैक्टली कि हम जो भी दिखा रहे थे वो एक प्रोपोगेंडा था, क्योंकि हम तक यही बातें पहुंचाई जा रही थी, हमें हकीकत का अंदाजा नहीं था। आपको पता है मीडिया भी उसके गले पड़ गया है। अब वो बार बार क्वेश्चन करते हैं, भाई आप ये बताएं कि आपके कितने जहाज गिरे हैं, तो आप चुप कर जाते हैं, आप कहते हैं नहीं नुकसान तो होता है। क्या नुकसान होता है आप हमें बताएं। एग्जैक्टली वर्ड ये थे और मेरा ये ख्याल है कि ये जो हमारी गवर्नमेंट ने फैसला किया फील्ड मार्शल वाला जनरल साहब को बनाने का, इसके बाद तो और ज़्यादा इंडिया में खलबली मच गई होगी कि वो तो इतने खुश हैं, इसका मतलब है वो ये वार जीते हैं। तो उसके बाद जो है ना कोई और सिचुएशन जो है ना मेरा ख्याल है अमर ज्योति नज़र आ रही है मुझे तो। मोदी का जो आखिरी वो क्या कहते हैं वो लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, मेरा ख्याल है कि इसके बाद जो है उसकी पॉलिटिक्स और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो कहते हैं ना कि उसने एग्जैक्टली क्या किया, उसने गलत टर्न ले लिया। तो जिंदगी में इंसान बहुत सारे गलत फैसले करता है, शायद ये एक गलत फैसला था। थानेदारी बेसिकली कायम करना चाह रहे थे इस खिते में, और आपको पता है साउथ एशिया में वो समझते हैं वो वर्ल्ड पावर बन गए, वहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, बड़ी चीज़ें हो रही हैं। तो उनको ये नहीं पता कि अगर आपने भाई तरक्की भी करनी है तो उसके लिए भी अमन चाहिए, उसके लिए जंग नहीं चाहिए। अगर आप जंग करेंगे तो फिर आपको नुकसान ज्यादा होगा। जाहिर है आप एक बड़ा मुल्क है तो बड़ा नुकसान होगा। मैंने आपको दी कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि उनको उन तक वापस पहुंचाई जा रही हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जंग जो है वो जबरदस्ती मुसल्लत कर दी। बिल्कुल एक अमन ये अच्छा, जो है ना, इन सब चीजों के साथ आपने साइबर हमले भी देखे, बहुत सारे हुए, आप वो भी नजर से गुजरे होंगे। बहुत सारी हमारी जो वेबसाइट्स थी वो हैक हुई, और उसके साथ आपकी अगर अपने दोस्तों की भी तरफ से व्हाट्सएप के बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे पैसों के हवाले से, डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, वो सब भी, क्योंकि ये जो है ये सारा प्रोपोगेंडा का हिस्सा था और ये भी हमारे साथ साथ जो है हमने फेस किया। हाँ नहीं ये भी एक बड़ा, लेकिन ये है कि ये आपको पता है जैसे हम पहले बात कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉनिक वार है या टेक्नोलॉजी की वार है, ये तो ऐप्स की है। अब ज़माना जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है, तो आप तो AI पे चले गए, तो जाहिर है उसकी वार भी उसी लेवल पे चली गई है, जंग भी उसी लेवल पे चली
चली गई है, उसके लिए भी पाकिस्तान को प्रॉपर तरक्की करनी है। मैं आपको बताऊं कि इस मामले में काफी काम भी हो रहा है, एग्जैक्टली बहुत काम जी जी बहुत ज़रूरी है ये, इसलिए कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो तो माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, हमने फायर वॉल वगैरह मुख्तलिफ तस्वुरात भी लेके आ गए हैं, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल है अप टू द स्टैंडर्ड जितना यानी होना चाहिए शायद उस लेवल पे हम ना हों, तो हमें और ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। आप एग्जैक्टली अगर आप थोड़ा फॉलो करें तो देखिए कि बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, बहुत सारे बाहर के ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं और स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। जी 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 और वो स्पेशली जो काम हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि नेक्स्ट हमें कोई इस तरह की चीज़ें फेस ना करने पड़े। लास्ट टाइम हमारी कॉन्फ्रेंसेस में भी आपने देखा होगा जिस दिन ये सारी चीज़ें चल रही थी, उस दिन भी सेम डे में एग्जैक्टली ये हुआ था कि आपके दोनों मिनिस्टर, जिसमें आपके वज़ीर इत्तलात और साथ में आपकी जो आईटी की मिनिस्टर हैं, रात भर जो उन्होंने एक वॉर रूम बनाया हुआ था जिसे वो सारा मॉनिटर कर रहे थे, वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ से डिफरेंट खबरें जो हैं वो पहुँचाई जा रही थी। शीज़ा फातिमा को अप्रिशिएट करना चाहिए, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। मैंने देखा है, मैंने चूँकि उसको पार्लियामेंट में भी देखा हुआ है, तो वो बड़ी माशाल्लाह मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से बड़ा काम कर रही होती थी। मुझे याद है अभी तक वो वहाँ बैठी होती थी और हमेशा सारे बिल्स को देख रही होती थी। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। उसने वाकई वो जो आप बता रही हैं कि सारी रात उधर गुजारी और सारी चीज़ों को देख रही थी, ये बहुत बड़ी बात है। वो खुद इतनी बड़ी एक्सपर्ट हो ना हो, लेकिन डेफिनेटली जो मैनेजमेंट होती है, बात वही होगी जो आप जहाँ से आपने शुरू की थी, बात वही हो गई कि एग्जैक्टली जब आप पे मुश्किल वक्त आता है, और ये हमारा खासा रहा है कि पाकिस्तान पे जब भी मुश्किल वक्त आया है इसकी कौम तो एक हुई हुई है, हमेशा से एक हुई है। उस टाइम जो हमारे अंदर के इश्यूज होते हैं हम वो भूल जाते हैं कि हम आपस में जो लड़ रहे थे वो इश्यूज क्या है, हम पूरी एग्जैक्टली एक कौम बन के सामने आते हैं। और यहाँ तक सोशल मीडिया, क्योंकि आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे ऐसी पिक्चर्स भी देखी हमने कि जहाँ पर हमें ड्रोन गिराए गए और हमने देखा वहाँ पर आवाम जो है वो बिल्कुल हमारे जो फोर्सेस थे उनके साथ खड़ी थी और एग्जैक्टली पहले खड़ी थी। वो वही जो हम पहले से बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी आपने बात कर दी। बात तो हम अमन की कर रहे हैं, तो एक अमन जो है ना हमें अपने मुल्क में भी चाहिए। वो ये है कि यहाँ पे ठीक है हम एक कौम होके उभरे और माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और हम सारे अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो है वो भूल गए, लेकिन हकीकत बात ये है कि हमारी मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और वो जो हम लड़े हुए हैं यहाँ पे अमन नहीं है किसी न किसी लेवल पे, वो हमें थोड़ा सा उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं तवज्जो है भी इस वक्त। शायद ये जो इस वक्त तो मेरे ख्याल में जो सेक्टर इग्नोर थे ना, शायद उस पर भी तवज्जो आ गई है, हो रही है। वो ये होता है कि जब आप पे बाहर से कोई हमला करने की कोशिश करते हैं तो जो घर के अंदर के मसाइल हैं हम वो भी हल करने बैठ जाते हैं कि ठीक है हम कमजोर नजर आ क्यों रहे थे। शायद इंडिया को ये लग रहा था कि हमारे अंदर के बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, हमारी पोलराइजेशन और बहुत सारी चीजें उनके जहन में थी कि इनकी मईशत तबाह हाल है और ये पोलराइज्ड कौम है, ये आपस में लड़े हुए हैं, वहाँ तो ये चल रहा है वो चल रहा है, लिहाजा हम इनको दबा दबू के और इनको दो थप्पड़ मार के तो अपनी धाक बिठा देंगे। वो उनका ख्वाब जो है ना वो चिकना चूर हो गया, क्योंकि बजाय हमें थप्पड़ लगने के हमने थप्पड़ मारे हैं और अब वो उनको होश नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है। और उस दिन के बाद से वैसे एग्जैक्टली आप देखें तो मोदी साहब जो है अपना मीडिया फेस नहीं कर रहे हैं। जी जाहिर है हमारा मीडिया आप सवाल कर रहा है, मीडिया कहता है आप हमें ब्रीफ किया करते थे कि हमने लाहौर फतह कर लिया, हमने इस्लामाबाद फतह कर लिया, हमने कराची पे कब्जा कर लिया है। किधर है भाई वो आपका वो सारी फतूहात किधर है? आप पहले हमसे झूठ क्यों बोलते थे? आप तो ये भी क्वेश्चन हो रहे हैं। आपको पता है बीबीसी से अब दुनिया जो है ना, आपको पता है एक ग्लोबल विलेज है और यहाँ पे हर चीज़ जो है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ बाहर चली जाती है। एक दौर होता था जब प्रिंट मीडिया होता था तो वो उसमें ख़बरें बहुत लेट जाया करती थी और गलत सलत भी जाती थी तो किसी को पता नहीं चलता था। उनका नुमाइंदा जो है वो बताता था कि जी नहीं ये हुआ है और वो खबर जाते जाते बड़ी खबर जो है वो तो एक सेकंड में एक क्लिक पे खबर है, एक क्लिक पे है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, मेरा ख्याल है कि मोदी जो है ना वो डेफिनेटली परेशान होगा और उसे होना भी चाहिए, इसलिए कि उसने गलत कैलकुलेट किया। इलेक्शन का ख्वाब जो उसने देखा हुआ था कि शायद मैं एक और टेन्योर ले लूंगा, मेरा ख्याल है और मैं एक दफा से फिर इलेक्ट होके आ जाऊंगा, वो जो एक मूव था वो उसका गलत था। और अब मुझे कहीं इंडिया में दोबारा मोदी तो नजर नहीं आ रहा। और आपने देखा कि मोदी जब से आया वो यही इश्यूज जो है वो है ही एक्सट्रीमिस्ट। आपको पता है बुच्चर ऑफ गुजरात वो मशहूर था, वो उसका तो फलसफा ये है कि जी वो जो अखंड भारत के हैं या महाभारत के हैं, वो कहता है ये सारे इलाके जो है ना ये भारत का हिस्सा होते थे, अब जो है ना हमने दोबारा सबको भारत में मिला देना है। उसका एक अजीब सा एक ख्वाब है। अब वो ख्वाब
देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बात यह है कि कोई थोड़ी सी तो रियलिटी होती है कि भाई इधर जो है ना कोई 10 कंट्रीज़ हैं और उनके अपने अपनी मतलब कौमें हैं, उनकी अपनी सारी इकानमीज़ हैं और उनकी अपनी चीज़ें चल रही हैं, तो आप ये क्या सोच के बैठे हुए हैं? ये तो वही अब क्या कहें, ट्रंप जब आ रहा था तो कहता है कनाडा से कि ये 51st स्टेट हो जाए और ग्रीनलैंड जो है ना हमारे साथ मिल जाए और ये गज़ा को जो है ना हम कब्जे में ले लेते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें, ये सिर्फ ख्वाब ही हो सकता है किसी का, और वो भी ऐसा वो हकीकत नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे कि आपने लास्ट और इस टेन्योर में ट्रंप की भी बॉडी लैंग्वेज और उसके जो मूव्स हैं उसको भी आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम शायद वो भी हमें कुछ डिफरेंट चीज़ों में नजर आया था, इस दफ़ा तो वो बिल्कुल अमन का दाई बन के आया। बिल्कुल कि हर तरफ पीस हो, हर तरफ मुझे जो है वो सुकून, हर पूरी दुनिया में सुकून नजर आए। हाँ नहीं, उसकी स्ट्रेटेजी बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है माही, कि वो ये है कि वो पहले किसी चीज़ को यानी बड़ा एक प्रेशर देता है और खौफ पैदा करने की कोशिश करता है, उसके बाद कहता है मैं डील कर रहा हूँ। तो उसकी ये स्ट्रेटेजी है, और ये स्ट्रेटेजी जो है ना अभी तक तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नज़र नहीं आई। ठीक है, लोग डरे हुए हैं, ज़ाहिर है वर्ल्ड सुपर पावर है और लोग डरे भी रहते हैं। अभी देखिए एक सिचुएशन जो है ना फॉर द टाइम बीइंग, अगर हम कैलकुलेट करें इस चीज़ को, गज़ा में जो है ना बड़ी बुरी सूरत हाल है। अभी तक अमन कायम नहीं हो सका। हाँ, पाकिस्तान और इंडिया के मामले में डेफिनेटली उसकी मूव जो है ना बड़ी कामयाब हुई, और एक और मूव जो है यूक्रेन और रूस के हवाले से भी कामयाब होती नज़र आ रही है। बाई एंड लार्ज उसका जो तसव्वुर है या वो जो चीज़ें कर रहा है वो तो डेफिनेटली शायद बेहतर रिजल्ट्स हैं, लेकिन गज़ा की सूरत हाल और फ़लस्तीनियों को देख के बड़ा दुख होता है। अभी मैं देख रहा था यूरोपियन यूनियन भी बाइकाट कर रही है इसराइल का, कि ये यानी इंसानी क्राइसिस है वहाँ पे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गया, पैदा हो गया, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं जा रही, वहाँ पे खाने पीने को कुछ नहीं है। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, और ट्रंप भी कहता रहता है कि जी ये 10 लाख फ़लस्तीनी जो है ना लीबिया चले जाएं, उनको कोई ऑफरें दे रहा है। मतलब लोगों को इस तरीके से तो डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप जब गज़ा की अभी भी आप तस्वीरें उठा के देखें, जो सैटेलाइट के थ्रू पिक्चर्स पहुंची, अगर आप वो पिक्चर्स देखें तो वो बिल्कुल ही मलियामेट हो चुका है। बिल्कुल वहाँ पर आपने जो हस्पताल तक को हिट कर दिया गया कि लोगों को वहाँ पर कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं है वहाँ पे, कि किसी तरह से फ़लस्तीनी जो है वो कुछ उन तक पहुँचे। फिर आप हेल्प कैसे करेंगे? एक मुल्क में जब जंग छिड़ रही होती है तो उसमें उस वक्त थोड़ी देखा जाता है कि कोई मुल्क आके हेल्प कर रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए सीज़ फायर करेंगे, ऐसा नहीं होता। सही बात है। वो जो चीज़ें फ़लस्तीन तक पहुँचनी चाहिए उनके मेडिकेशंस के लिए वो नहीं पहुंचाई जा रही, जो उनके खाने पीने की चीज़ें वो नहीं पहुंच रही। तो अद्वियात तो बहुत मुश्किल काम है कि पहुंचाया जाए, लेकिन कुछ मैं पिछले दिनों सोशल मीडिया पे फुटेजेस देख रही थी कि चाइना ने कुछ जो है वो वहां पहुंचाने की कोशिश तो की है बाय एयरक्राफ्ट। दुनिया कोशिश तो कर रही है, अभी बाइकाट भी इसी चक्कर में हो रहा है, लेकिन अल्लाह करे कि बहुत जल्दी ये जो है इसके भी सीज फायर हो। हम चाहते हैं कि फ़लस्तीन में भी बहुत जल्दी मसला वही होता है कि वो जो हम शुरू में ही हमने कहा कि जंग की तैयारी ज़रूरी है। अब वो गरीब फ़लस्तीनी जो है ना निहत्ते हैं, उनके पास वो वाली चीज़ें नहीं हैं, और आगे से न्यूक्लियर पावर है इजराइल, और वो जो कुछ कर रहा है। और फिर ये है कि एक बड़ी अफसोसनाक बात शुरू से तो ये है उस क्राइसिस में कि अमेरिका और वर्ल्ड पावर्स भी उसी के साथ हो गई थी। बाद में उनको फील हुआ कि ये तो गलत हो रहा है इस बार, तो क्योंकि उसके बाद पूरी दुनिया से आवाज़ आने लगी, सबने आवाज़ उठाई। और एक मेरा ख्याल है ट्रंप ने भी आप किसी लेवल पे फील किया है, क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट के जो विजिट पे गया हुआ था तो वो उसने बिल्कुल इग्नोर किया है इजराइल को और कोई बात नहीं की। वो रिपोर्टें तो यही आ रही थी कि नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल का, वो भी बड़ा परेशान है कि जी हमें तो कोई लिफ्ट नहीं हो रही। लेकिन बात ये है कि चीज़ें जो है ना उन्होंने अपनी तैयारी, मैं आपको बताऊं कि इस लेवल पे की हुई है, क्योंकि उन्होंने उनके जहन में अरब से, जब इजराइल जो है ना इतनी छोटी सी आपको पता है रियासत है, लेकिन उन्होंने इल्म और दूसरी तीसरी चीज़ें इस लेवल पे अपने आप को लेके गए हैं। अमेरिका को कंट्रोल करते हैं, दुनिया को कंट्रोल करते हैं, अपने आप को ठीक कर लिया। वो अरब सारे एक दूसरे को देखते रहते हैं, अभी उसका मुकाबला ही कोई नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी तो इंश्योर कर ली है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए जो क्राइसिस पैदा कर दी है। लेकिन ये अरब्स जो है, जो अभी आपको पता है वो कहते हैं पता नहीं 2-3 ट्रिलियन डॉलर के मुआहदे जो है ट्रंप वो करके गए। और वो मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग वैसे वो सीन देखा जिसमें वो ट्रंप जो है ना उनके इन्वेस्टमेंट वाली फोरम पे बात कर रहा था, और उसने उसको MBS से कहा कि आप खड़े हो जाएं, आपने बड़ा काम किया, आप खड़े हो जाएं। वो खड़ा नहीं होना चाहता था, उसको फिर भी खड़ा होना पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे
अजीब सा लगता है ना कि आप वो बादशाह है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। इस वक्त MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान तो बादशाह है, तो आप वो बादशाह को जो है ना दूसरा बादशाह कह रहे हैं ये भी बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। लेकिन हकीकत बात ये है कि पाकिस्तान के लिए जो मसला इस वक्त है दरपेश है, जब भी हमारे मुज़ाकरात, लेट्स होप के मुज़ाकरात रिज्यूम हों, दोबारा होने शुरू हों, उसमें जहाँ पे कश्मीर का एक मसला है, कश्मीर के साथ, हाँ कश्मीर के साथ जो है वो पानी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला है मेरा ख्याल है। पाकिस्तान को सबसे पहले तो वो रेस्टोर करवाना है कि जी हमारे पानी का मसला ना हो, क्योंकि वो अगर मसला हो गया तो हमारे अमन के लिए भी मसला है। क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से आ रहा है, आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में। इनफैक्ट मैं खबर मेरे नज़र से गुजरी, उसमें लिखा हुआ था कि अंटार्कटिका जहाँ पर लोग जाने की कोशिश नहीं करते थे, उसके जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। अगर उसके भी ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाते हैं तो फिर ये तो पानी की जो सतह है, लेवल है, वो वैसे बढ़ जाएगा, वो वैसे बढ़ रहा है। मालदीव को खतरा है इसी चीज से कि वो लेवल बढ़ रहा है, मालदीव खत्म हो जाएगा वो कहते हैं, आपको पता है ना पहले। जी बिल्कुल। तो फिर ये जो सारे मसाइल यहाँ से भी पैदा होंगे, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है कि हमारा जो सर्वाइव है वो भी इन्हीं ग्लेशियर से है, और जितनी तेजी से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं के लिहाज से, ये जो आपको पता है एक बड़ा प्रोजेक्ट चलता रहता है ग्लाफ के नाम से, जो है ना ग्लेशियर जो आउटबर्स्ट है, उसके लिए फंडिंग होती है, उसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त। लेकिन यहाँ पे भी आपने देखा होगा जब 2-3 साल पहले भी ये आया था कि बारिशें हुई और उसके बाद वो ग्लेशियर्स पिघल के आते हैं और हमारी आबादी इवन सवाद जो है उसकी हालत क्या हुई थी, बहुत बुरी हालत। एग्जैक्टली अगर यही क्लाइमेट चेंज की अगर आपने बहुत बड़ी मिसाल देनी है तो भी पिछले दिनों जो इस्लामाबाद में बारिश हुई जिसमें बहुत बड़े बड़े ओले पड़े थे, जो कि आपने देखा कि E और F सेक्टर तो तकरीबन सबकी गाड़ियां और घर के और पता नहीं क्या शीशे और बहुत सारी चीजें तबाह हुई। आपकी बच गई जी, अल्लाह का शुक्र है मेरी बच गई, इसका मतलब आप EF में नहीं थी। हाँ, तो मेरी बच गई, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन एग्जैक्टली कहने का मतलब ये कि ये सब क्लाइमेट चेंज है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, कहीं खुदा ना खास्ता हम पे जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्लाइमेट चेंज है। तो जो क्लाइमेट तैयारी करनी है ना उसकी, क्लाइमेट चेंज की तैयारी करनी है। वो इतने बड़े बड़े ओले जब पड़े तो हम कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो भी इतनी शदीद गर्मी के बाद अगर उसकी भी आप बैकग्राउंड पढ़ें तो पता चलता है कि वो इतने बड़े ओले किस तरह से आए। अगर आपने क्लाइमेट चेंज की देखें अमन की तरह, आपने अगर इसमें भी वो रहना है, अमन से रहना है, तो फिर आपको इस बात को भी एड्रेस करना होगा। वैसे खान साहब ने यहाँ पे बिलियन ट्री सुनामी के नाम से जो चलाया था, मेरा ख्याल है वो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, दैट शुड हैव बीन कंटिन्यूइंग। अब मुझे नहीं पता कि कहते तो रहते हैं कि जी हम कुछ कर रहे हैं लेकिन कंटिन्यू कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो उस तरह है नहीं, वो सिचुएशन जो है ना, इसको जब हमारे पास एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है, अगर और उसके साथ सिर्फ हम क्लाइमेट चेंज की आप एक और चीज़ भी देखें कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज इतना नहीं है कि सिर्फ बारिशें नहीं हो रही, बल्कि आप देखें कि ज़लज़ले बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, प्लेट्स जो तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, जो तब्दीलियों की तरफ लेकर जा रही हैं, क्या वो प्लेट्स जो चेंज हो रही हैं हमें क्या गर्मी की तरफ लेकर जा रही हैं, हम और मज़ीद गर्मी की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर ज़मीन से जो उसकी हीट निकल रही है, वो हीट कितनी है। मेरे ख्याल में अभी कोई मेलबर्न में भी पिछले दिनों कल या परसों में कोई जलजिला जो है वो आया है, जो कि मैंने देखा है। तो ये सारे जो मेलबर्न में भी अगर एक जलजिला है तो इसका मतलब है कि वो हीट निकल रही है ना, ऐसे ही चीजें जो है ना। नहीं, अब इस वक्त हमारे जैसे मुल्कों में भी तो हीट वेव चल रही है। आपको पता है आई एम फ्राम DG खान, तो डेरा गाजी खान में इस वक्त जो है 47-48 टेम्परेचर पहुंचा हुआ है मई में। अब जून जुलाई ज्यादा गर्म होता है, इसका मतलब ये तो 50 का मतलब तो अब फील लाइक देख लें तो आप 42-43 है फील लाइक में आप जाएं तो इतना ही है। और इस्लामाबाद में अगर फील लाइक ये जा रहा है तो 2050 कहा जा रहा है, पाकिस्तान के 7-8 शहर ऐसे होंगे जो लिवेबल नहीं होंगे गर्मियों में। और ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। और यहाँ पे जैसे पानी का क्राइसिस है, तो इसी तरीके से ये हमारा क्लाइमेट की वजह से ये एक इशू बहुत बड़ा खड़ा हो गया। मेरा ख्याल है उसको टैकल करने की ज़रूरत है। लेकिन इस बार आपको पता है IMF से हमने एक होता है RSF फैसिलिटी, जो रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फंडिंग होती है, RSF उसे कहते हैं। तो वो हमने 1.40 बिलियन वो की है। और अभी आपके बजट में इस बार ये क्लाइमेट चेंज पे
और क्लाइमेट के हवाले से फंडिंग रखी जा रही है और नए प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं, ये एक खुशाइंद बात है। लेकिन एट द सेम टाइम एक बुरी बात ये है कि कार्बन लेवी आ रहा है। आपको पता है ये जो हम ऑलरेडी पेट्रोल लेते हैं, गाड़ी में यूज़ करते हैं, उस पर एक तो ख़तरनाक बात ये थी कि ये 50 रुपए से 40 रुपए से शुरू हुआ था कि पेट्रोलियम लेवी के नाम से होता था। अब वो 100 तक बढ़ाया जा रहा है, 90 कर दिया गया। पहले 70 हुआ, 80 हुआ, अब 90 किया जा रहा है। और दूसरा ये है कि उसके साथ कार्बन लेवी पर लीटर 2.5 रुपये प्रपोज़ किया गया है। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में ना, तो आपने अगर 10 लीटर डलवाए तो महंगाई का एक शदीद तूफान है मुल्क में, उसमें ये चीज़ें जो है वो तो भी इंक्लूड हो जाएंगी। ये जो है ना, हमें इसका मतलब है कि हमें और आपको जो है ना अपने इनकम के ज़राए बढ़ाने पड़ेंगे, वरना ये जो टैक्स लग रहे हैं मुझे तो ये लगता है कि हम गाड़ियां घर खड़ी करेंगे और वो जो मेट्रो की सहूलियतें दे दी है इन्होंने, वैसे उसके अलावा इलेक्ट्रिक बसेस की भी है, मुझे लगता है इस्लामाबाद में वो यूज़ करनी पड़ेगी। मैं आपको सही बात बताऊं कि अल्टीमेटली तो इलेक्ट्रिक चीज़ों की तरफ ही जा रहे हैं, और कब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगी हमारे जैसे मुल्कों में शायद लेट होता है। आपको पता है, मैं आपको बताता देखिए हमेशा से इसीलिए कहा जाता है कि तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता मुल्कों में यही फर्क होता है। हाँ जी। अब नॉर्वे में ना ये दिस इज़ द ईयर कि वो 100% इलेक्ट्रिक हो जाएंगे, यानी उनकी 100%। स्वीडन और उसके बाद जो है ना ये डेनमार्क, ये वाले कंट्रीज जो है ना नॉर्डिक स्टेट्स जो है ना, ये अब होने जा रही हैं टोटल इलेक्ट्रिक। अलबत्ता ये है कि 2030 का अभी इनका वादा था कि 80% पे चले जाएंगे अमेरिकन्स इलेक्ट्रिक पे, लेकिन वो अब डोनाल्ड ट्रंप जब से आया है तो इसने एक गलत काम ये किया है कि पेरिस एग्रीमेंट से निकल गया है। वो पेरिस एग्रीमेंट जो है ना वो बेसिकली क्लाइमेट रिलेटेड एक एग्रीमेंट है, जिसके तहत जो है ना 2015 में हुआ था, और वो उससे निकलने का मतलब ये है कि वो अब क्लाइमेट फाइनेंसिंग नहीं करेगा। आप हैरान रह जाते हैं। खबर भी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा इन हो रही थी जब पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात हो रही थी, कितनी फंडिंग पाकिस्तान में आएगी क्लाइमेट के हवाले से और हम कितनी फंडिंग जो है वो रखेंगे। लेकिन ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने इस चीज़ को टैकल करना है ना, मैं आपको बताऊं, ये हर किसी के ज़िम्मे लगा दें, बच्चों से लेकर सब 2-2 दरख्त लगाएं जी। फ़र्ज़ किया मेरे और आपके ज़िम्मे भी हो ना, हमारे जहाँ पे घर है, आपका जहाँ पे घर है, आप दो दरख्त लगा दें तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद हमारी 25 करोड़ की मतलब आबादी है। आप मुझे बताएं कि अगर उसको चले 15 करोड़ कर लें तो 30 करोड़ अगर दरख्त लग जाएं तो कितनी बड़ा क्लाइमेट चेंज आ सकता है। आप ये देखें कि हर साल हम पानी जो बारिशें होती हैं सैलाब की जद में, हम बहुत सारे घर और देहात और पता नहीं क्या कुछ बह जाते हैं और कितना पानी जो है वो ज़ाया होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर दरख्त लगे हों तो उस पानी की रोक। वैसे माही आई शुड अप्रिशिएट यू, आपने हमने अमन की बात शुरू की थी और आप क्लाइमेट पे लेके आ गई। और क्लाइमेट इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने अमन से रहना है तो ये नेचर की जो जंग है यानी क्लाइमेट चेंजेस जो है उस पे तैयारी करनी ज़रूरी है, ताकि आप जो है ना, ये बेसिकली इसलिए मैं ले आई कि देखें जहां आप कहते हैं कि वेपन्स लेना ज़रूरी है, वहीं पर आपके लिए क्लाइमेट चेंज बहुत ज़रूरी है। तैयारी बहुत ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी की बात की कि वो कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। गुर्बत जो है ना, आपको पता है सबसे बड़ी लानत है। और लास्ट टाइम जब ये फ्लड्स आए तो ये ग्लेशियर्स भी यहाँ से सवात वाले हुए और सिंध में बहुत बड़ी तबाही हुई। तो उस वक्त आपने देखा होगा अभी तक भी वहाँ घर बन रहे हैं। पिछले दिनों में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वहाँ पे नए 5-5 मरला स्कीम घर जो है बना के दे रहे हैं और उसको सोलर भी करके दे रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि सोलर का मतलब ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी और फॉसिल फ्यूल से आप जान छुड़ाएं और क्लाइमेट में जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंजेस में, वो आपका काम शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बसें वो ले आए हैं और पंजाब में भी अब शुरू हो गई हैं। और इस्लामाबाद में तो मैंने बहुत ज़्यादा देखी है। जी वो गाड़ियाँ आ गई हैं। और इस तरह सोलर जो है ना, सोलराइजेशन भी बहुत हो रही है। अभी पता नहीं क्यों डिस्करेज कर रहे हैं, ये इन्होंने IPPs लगा दी हैं। एक तो हर जगह पे ये जो अमीर तबका, जो एलीट तबका है, जो लूटने के लिए हर वक्त तैयार है, इन्होंने IPPs लगा ली हैं और IPPs से हमारी जान नहीं छूट रही। अच्छा वो देखें, कहते हैं इसीलिए कहते हैं ना, मुल्क में अमीर से अमीर तबका जो है वो मजीद अमीर होता जा रहा है और जो गरीब तबका है वो मजीद गरीब हो रहा है। मुतवसत तबके की तो समझ ही नहीं आ रही बेचारा कहाँ जा रहा है। वो तो अपना तो अब माही मैं आपको मुझे लगता है कि वो एक लेवल से कम हो गया, बहुत कम हो गया। या तो आप अपर लेवल में चले गए या आप अपर लेवल पे चले गए। आपको पता है आपकी मिडिल क्लास जो है ना वो श्रिंक हो गई है काफ़ी हद तक, और अब जो है ना बिलो
बिलो पॉवर्टी लाइन लोग चले गए हैं और वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं या ऊपर चले गए। आप एक और बात नोट करें, पता नहीं प्रोग्राम का तर्ज शायद चेंज हो गया, लेकिन जहाँ पर 37,000 कहा गया कि बेसिक सैलरी होनी चाहिए, आप मुझे हकीकतन बता दें कि 37,000 से कुछ बनता है? हकीकतन बताएं। अच्छा, ये आपने बड़ी सही बात की है। 37,000 से एक तो बनता कुछ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये आपको पता है कि इस वक्त भी आप हमारे बिलू एरिया, यानी यहाँ के जो सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ है इस्लामाबाद का, वहाँ कैपिटल में चले जाएं और 37,000 रुपये नहीं मिलते हैं वहाँ पे लोगों को। ये जो बच्चे काम कर रहे हैं 20,000 पे कर रहे हैं, 25 पे कर रहे हैं, 15 पे कर रहे हैं, क्या करें? क्योंकि मतलब इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट की एक वजह ये भी दी जाती है कि देखें जी, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं हैं कि हम कहीं से इनकम जनरेट कर सके और हम आप लोगों तक इनकम पहुँचा सके। बिल्कुल। तो वो जो 37,000 रुपए के पे नहीं है, तो वो मजबूरन 25,000 रुपए पे काम करें, 20,000 पे काम क्या करें? वो जाहिर है कुछ तो करना है ना। घर का मेरा ख्याल है वो जो आपने कहा ना कि हमने अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट चेंज कर दिया, ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फॉर्मेट चेंज किया है, लेकिन हम चूंकि अमन की बात करते हैं, मैं आपको बताऊं, वो गालिब ने कहा था कि तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। मकसद ये है कि ये जो पॉवर्टी इज़ ए कर्स, ये जो गुर्बत है, ये बहुत बड़ी लानत है, और इस लानत से मैं आपको बताऊं अमन कायम नहीं हो सकता। अगर ये गुर्बत ख़त्म होगी, आप इसको टैकल करेंगे तो अमन से रह सकते हैं। क्योंकि घर में झगड़े जो है ना मियाँ बीवी के और बच्चों के इसी बात पे हो रहे होते हैं, वो एक दूसरे को कत्ल करने पे आ जाते हैं, इसलिए कि गुर्बत होती है। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है। ये फॉर्मेट से हम इधर उधर नहीं हुए, इसलिए कि हम ओवरऑल एक अमन की बात कर रहे हैं। जो वर्ल्ड लेवल पे लोग मुल्क एक दूसरे से लड़ते हैं और साइंटिफिक तरक्की की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि ये जो आप इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, अगर आपने अमन कायम करना है तो जाहिर है आपको गुर्बत से लड़ना पड़ेगा और गुर्बत से ही जान छुड़ानी पड़ेगी, तभी आप अमन से रह सकते हैं। और उसकी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए आपकी तैयारी बहुत आप इसकी एक और मिसाल लें कि हम हर साल देखते हैं कि कितने यूनिवर्सिटी से बच्चे पास आउट होते हैं, ठीक है? अब उनके लिए आपके पास क्या जॉब्स हैं? आप उनको नौकरियां दे रहे हैं या फिर अगर उनको आप एंटरप्रेन्योर भी बना रहे हैं तो उनके पास आइडियाज़ क्या हैं? किन चीज़ों से वो आगे अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाएं और वो उसके बाद भी 4, 5, 6 लोग उन्होंने अपने साथ एंगेज करना है। That is the situation we are facing. उनको कहाँ से इनकम जनरेट की जाए? क्या हम कोई सस्ते कर्जे दे रहे हैं? नहीं, यही क्या बात हम ये है। हम नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए सस्ते कर्जे निकाल रहे हैं? लेकिन माही डोंट बी वरी, क्योंकि इस वक्त टिक टॉक बहुत चल रहा है हमारा पंजाब में बहुत चल रहा है। चले, मुझे कहा जा रहा है टाइम खत्म हो गया वक्त का, ये प्रोग्राम का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, हमने मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा वो किया और लेट्स कंटिन्यू विद दैट प्रोग्राम। नाजरीन, आज हम बुनियादी तौर पे माही और मैं डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने अमन अचीव करना है, यानी पीस हासिल करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जंग के लिए और वार के लिए तैयार रहें। और हमने देखा है दुनिया में छोटे से छोटे लेवल पे भी हमने देखा है कि अगर आपको अमन चाहिए, आपको गुर्बत से जान छुड़ानी है, अपने घर में अमन के लिए, उसके लिए लड़ाई करनी है, उसके लिए स्ट्रगल करनी है। और अगर दुनियावी लेवल पे मुल्कों की बात करें तो यहाँ पे दुनिया में 2 अजीम जंगें हुई हैं और दोनों वर्ल्ड वार्स जो हैं, उसके बाद भी क्या तलाश किस चीज़ की थी? अमन की थी। लेकिन उसके लिए सब ने अपना अपना एक यानी यूनाइटेड नेशन बनाया और उसके बाद आपस में पीसफुल को एग्जिस्टेंस से रहने के लिए उन्होंने अपने कुछ असूल वज़ा किए। मेरा ये ख़्याल है कि ये अगर आपने अमन को अचीव करना है, अमन का हसूल आपके लिए ज़रूरी है, डेफिनेटली हर इंसान के लिए, इंसानियत के लिए ज़रूरी है, तो फिर आपको जंग के लिए तैयार होना ज़रूरी है। और जंग के लिए तैयारी का मकसद ये है कि आपको गुर्बत से भी लड़ना है, मौसमियाती तब्दीलियों से भी लड़ना है, और दूसरा ये कि अपने दुश्मन से भी उसको बताना है कि इस तरह नहीं है कि आप जब चाहें आप किसी पे हमला कर दें, फ़लस्तीनियों की तरह, या बोस्नियन एक ज़माने में होते थे, या मिडिल ईस्ट का जो नक्शा हुआ है उससे बचने के लिए। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, पाकिस्तान ना तो फ़लस्तीन है, ना हम इराक़ हैं, ना शाम है। शुक्र है अल्लाह का, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी लीडरशिप ने, हमारे लोगों ने बड़ा एक जज्बा है और उन्होंने ये जज्बा शो भी किया है और हर लेवल पे मुकाबला किया है। इसीलिए आज फिर अमन कायम हो गया है। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी तरक्की करें। हसन बेग को और माही शेख को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।